डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लीजेंड की पीक शोडाउन प्रतियोगिता तेजी से नजदीक आ रही है। खिलाड़ी पूरे 3 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे। इस दौरान प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अलावा खिलाड़ियों ने अपना बाकी समय अखाड़े में बिताया, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। विक्की ने आंकड़े देखे। जिस दिन उन्होंने घोषणा जारी की उस दिन पीक शोडाउन के लिए 10 लाख से भी कम लोगों ने पंजीकरण कराया था। अब खिलाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण ये संख्या 50 लाख तक पहुंच गई है और सैंड सिटी की पिछली क्रॉस सवग घेराबंदी में भी 40 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ता एक साथ थे। आज पीक शोडाउन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 15 लाख को पार कर चुकी है। यह एक महत्वपूर्ण संख्या है जो दर्शाती है कि 15 लाख से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए विक्की ने व्यापक तैयारी की। पहला मुद्दा प्रतियोगिता का प्रारूप था। इतने सारे प्रतिभागियों के साथ एक उचित समाधान की आवश्यकता थी। सबसे सरल और प्रभावी तरीका खिलाड़ियों के एक बड़े हिस्से को सीधे बाहर करना था। हालांकि विक्की ने सटीक तरीके पर विचार करने में काफी समय बिताया। अगर वह पूरी तरह से ब्लिट्ज़क्रेंक पर निर्भर होता तो सिस्टम बहुत कठोर होता और संख्यात्मक ट्यूनिंग बेहद सख्त होती। इस तरीके का नतीजा खिलाड़ियों की आलोचना के रूप में सामने आता। मैंने पीक शोडाउन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की और फिर आपने मुझे ब्लिट्ज़क्रेंक से ही बाहर कर दिया। यह मेरे साथ अन्याय है। लेकिन राउंड आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करने में भारी संसाधनों की खपत होती। सिंगल्स मोड तो आसानी से चल जाता था, लेकिन 3v3 खास तौर पर चुनौतीपूर्ण था। हालांकि 3v3 मोड के लिए पंजीकरण जरूरी था, लेकिन सूची पहले ही तैयार हो चुकी थी और भाग लेने वाली टीमों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई थी। आखिरकार विकी ने खिलाड़ियों के लिए प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक समर्पित सबक खोलने का फैसला किया। सबसे पहले प्रीलिम्स में 10 राउंड के मैचों के जरिए 90% प्रतिभागियों को बाहर कर दिया जाता। प्रीलिम्स के नियम सरल थे। आमने सामने का मुकाबला। 160 लोगों को अपने मैच शुरू करने के लिए एक ही ब्रैकेट में बांटा जाता। एक मैच पूरा करने के बाद उन्हें अगले राउंड के लिए तुरंत मैच से पहले 3 मिनट आराम करना होता। दूसरे शब्दों में, एक बार जब कोई खिलाड़ी प्रवेश करता तो उसे पूरा ब्रैकेट पूरा करना होता था। उस पूरे सत्र में केवल 5 लोग ही बचे रहते। आगे बढ़ने के लिए उन्हें 5 मैच जीतने होते थे। मैच रात 8 बजे से रात 10 बजे तक चलते थे। सोमवार और बुधवार एकल मुकाबलों के लिए और मंगलवार और गुरुवार 3v3 के लिए समर्पित थे। जैसे ही कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता सत्र में प्रवेश करता और मिलान शुरू करें पर क्लिक करता, सिस्टम लोगों की जोड़ी बनाना शुरू कर देता। 160 खिलाड़ियों के इकट्ठा होने के बाद पूरा सत्र शुरू होता और केवल तभी समाप्त होता जब अंतिम 5 खिलाड़ी बचे रहते। जीतने के बाद एक रैंकिंग तैयार की जाती और विजयी खिलाड़ी को 1 स्टार मिलता। 1 स्टार वाले खिलाड़ी का मिलान 2 स्टार वाले खिलाड़ी से नहीं होता। खिलाड़ियों का मिलान केवल उन्हीं खिलाड़ियों से होता जिनके स्टार समान संख्या में हों। 2 दिनों के दौरान जो खिलाड़ी अपने सभी मैच पूरे कर लेते और बाहर होने से बच जाते, वे मुख्य प्रतियोगिता में आगे बढ़ते। इससे पहले रामू सोच रहा था कि अगर कोई एक भी मैच नहीं खेलता तो क्या होगा, क्या वह स्वतः ही मुख्य प्रतियोगिता के लिए योग्य हो जाएगा। विक्की ने इसका उत्तर दिया। वह इस बार विस्तृत प्रतियोगिता नियम जारी करेगा। एक बार जब कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता सत्र में प्रवेश करता तो 30 सेकंड का तैयारी का समय होता। 30 सेकंड के बाद मिलान स्वतः शुरू हो जाता। भले ही खिलाड़ी तैयार पर क्लिक न करे, उसे जबरन प्रवेश दिया जाता। हालांकि ये देखते हुए कि कुछ कुशल खिलाड़ियों के पास हर दिन समय नहीं हो सकता, विक्की ने फिर भी एक कंप्यूटर प्रतिद्वंद्वी की व्यवस्था की। कंप्यूटर प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, लगभग पीक शोडाउन में 1 लाखवीं रैंक के बराबर। लेकिन सभी के पास उसे चुनौती देने का सिर्फ एक ही मौका था। अगर वे हार जाते तो उन्हें आम हाथापाई में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता। इन दोनों तरीकों ने मिलकर प्रारंभिक मुकाबलों का प्रारूप तैयार किया। सत्र समाप्त होने के बाद खिलाड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने आंकड़े देख सकते थे। जैसे ही पहली शाम 8 बजे का समय नजदीक आया, राहुल पहले से ही अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। प्रारंभिक मुकाबलों में उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसकी वर्तमान पीक शोडाउन रैंकिंग पहले से ही 1000 से ऊपर थी। उसने शुरू में सिर्फ कंप्यूटर प्रतिद्वंदी को चुनौती देने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इससे स्ट्रीमर कंटेंट अच्छा नहीं बनेगा, खासकर जब उसके दर्शक चाहते थे कि वह असली मैचों में हिस्सा ले। जैसे ही समय आया, उसने सत्र में प्रवेश किया और मैच मेकिंग पर क्लिक किया। 160 स्लॉट तुरंत भर गए और उसका सामना अपने पहले प्रतिद्वंदी से हुआ। अपना खिताब देखते ही उसके प्रतिद्वंदी की लड़ने की इच्छा तुरंत खत्म हो गई। सबक योद्धा की उपाधि धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली होना तय था। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हरा दिया।
पहले पूर्ण ब्रैकेट के समापन के बाद आधे प्रतिभागियों ने एक स्टार अर्जित किया था। चूंकि यह एक सामान्य हाथापाई थी, इसलिए उन्हें लड़ते रहना पड़ा, क्योंकि प्रतियोगिता का नियम 95% प्रतिभागियों को बाहर करना था। इसका मतलब था कि अंततः केवल 700,000 से ज्यादा लोग ही मुख्य प्रतियोगिता में पहुंच पाएंगे। ये संख्या अभी भी काफी बड़ी थी, लेकिन खिलाड़ियों की विशाल संख्या को देखते हुए यह अपरिहार्य थी। जैसे ही पहला दिन खत्म हुआ, राहुल बहुत खुश था। उसने बिना एक भी हार के 4 पूरे ब्रैकेट खेले थे और अब उसके पास 4 स्टार थे, जिससे वह पहले स्तर पर मजबूती से आ गया था। हालांकि ज्यादातर खिलाड़ी हारते रहे। जैसे ही कोई खिलाड़ी 3 मैच हारता, उसे बाहर कर दिया जाता, यानी आज बड़ी संख्या में खिलाड़ी बाहर हो गए। इस दौरान राहुल की स्ट्रीम के दर्शकों की संख्या भी बढ़ गई। आज मेरी किस्मत बहुत खराब थी। मुझे लगातार 3 मैचों में विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा। पहले मैच में मेरा सामना 30,000वीं रैंक वाले पीक शोडाउन खिलाड़ी से हुआ, दूसरे मैच में मेरा सामना किसी खिताबी खिलाड़ी से हुआ, और आखिरी मैच तो सबसे बेतुका था, मैं ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज से भिड़ गया। मुझे लगता है कि मुझे अभी लॉटरी टिकट खरीद लेना चाहिए। इस तरह की प्रतियोगिता हमारे जैसे खिलाड़ियों के लिए नहीं है, हम तो बस तोप का चारा बनने के लिए यहाँ हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं गया और कंप्यूटर प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दी और इसने मुझे अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उसकी चाल बिल्कुल बेतुकी थी, मैं एक भी कौशल हासिल नहीं कर सका। वाह, ये वाकई बहुत मुश्किल है। मेरी इनामी राशि चली गई। कुत्ते स्ट्रीमर, बाहर आओ। तुम मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे हैक कर रहे थे। एक लाल बुलेट स्क्रीन कमेंट दिखाई दिया। राहुल ने कमेंट देखा और जवाब दिया, अरे भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। दूसरे लोग हंसी के इमोजी भेज रहे थे और कुछ देर के लिए हर कोई आज के मैचों पर चर्चा कर रहा था। ये सिर्फ राहुल की स्ट्रीम नहीं थी, यही बात दूसरे स्ट्रीमर्स पर भी लागू थी। सभी इस इवेंट पर चर्चा कर रहे थे और आधे स्ट्रीमर्स तो बुरी तरह से हार भी गए। इस समय इंटरनेट पर प्रतियोगिता की खबरों की बाढ़ आ गई और प्रचार तुरंत आसमान छूने लगा। आज के मुकाबले ने पूरे गेमिंग समुदाय, खासकर दूसरे गेम डेवलपर्स का ध्यान खींचा। कंपनी एक नया रास्ता बना रही थी, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर यह सफल रहा तो इससे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। इस तरह के इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकते हैं, जिससे गेम की लोकप्रियता बढ़ेगी और जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा, खिलाड़ियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि होगी। हालांकि प्रतियोगिता के पहले दिन के परिणामों को देखते हुए प्रतिक्रिया वाकई सकारात्मक थी, जिसने पूरे खेल की लोकप्रियता को तुरंत बढ़ा दिया। पहले के प्रचार प्रभावी थे, लेकिन अब जब प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, तो प्रचार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण ये था कि लीजेंड एक मुफ्त खेल था, यानी हर कोई इसमें भाग ले सकता था। कंपनी के ईमानदार प्रबंधन और खेल की उच्च गुणवत्ता के साथ इसका लोकप्रिय न होना मुश्किल था। पलक झपकते ही रविवार आ गया। पीक शोडाउन के लिए प्रारंभिक मुकाबले भी संपन्न हो गए थे। उसी शाम आधिकारिक वेबसाइट पर क्वालिफायर की घोषणा कर दी गई। फिर भी 95% प्रतिभागियों के बाहर हो जाने के बाद भी 700,000 से ज्यादा लोग मुख्य प्रतियोगिता में जगह बनाने में सफल रहे। हालांकि मुख्य प्रतियोगिता अगली थी और इन 700,000 से ज्यादा लोगों में से 95% लोग बाहर हो गए। दूसरे शब्दों में, इस मुख्य प्रतियोगिता के बाद 5,000 से भी कम लोग बचेंगे। लेकिन विक्की के लिए ये संख्या अभी भी बहुत ज्यादा थी। वह चाहता था कि अंतिम ऑफलाइन प्रतियोगिता में 100 से भी कम खिलाड़ी प्रवेश करें। इसलिए मुख्य प्रतियोगिता के बाद सेमीफाइनल होंगे। उस समय इन 5,000 से भी कम लोगों में से प्रत्येक वर्ग से केवल 32 खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंच पाते। यही बात 3v3 पर भी लागू होती है, केवल 12 टीमें ही फाइनल में पहुंच पाती। प्रतियोगिता की अवधि बढ़ाने के लिए फाइनल अगले रविवार को आयोजित किया जाता। इस तरह लोकप्रियता बढ़ेगी और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आराम करने का भी समय मिलेगा, जिससे दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति बन जाएगी। हालांकि आज मुख्य प्रतियोगिता का दिन था और पूरे दिन में 95% खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे। शाम 6 बजे तक मुख्य प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी और केवल कुछ हजार लोग ही बचे थे। विक्की ने कहा था कि जो भी सेमीफाइनल में पहुंचेगा उसे एक उपाधि मिलेगी, सब में शीर्ष 10,000 खिलाड़ी। जहां तक सटीक संख्या का सवाल है, उसने स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसी उपाधियां एक सीमा के भीतर ही रखी जानी चाहिए। और जो लोग अंतिम प्रतियोगिता में पहुंचेंगे, उनकी रैंकिंग चाहे जो भी हो, उन्हें रैंक वाली उपाधियां मिलेंगी। सब में शीर्ष 100 खिलाड़ी, सब में शीर्ष 10 खिलाड़ी और अंत में शीर्ष चैंपियन, उपविजेता और तीसरा स्थान। बेशक शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों को भी एक निश्चित राशि पुरस्कार के रूप में मिलेगी। हालांकि शीर्ष 3 जितनी नहीं, लेकिन फिर भी यह एक पुरस्कार था। जैसे ही सेमीफाइनलिस्टों की सूची सामने आई, खिलाड़ी उत्सुकता से देखने लगे कि उसमें कौन कौन है, खासकर उनके अपने जिले और अपने गिल्ड के लोग। आमतौर पर यह काफी संतुलित होता था, हर जिले से 1 या 2 खिलाड़ी होते थे।
हालांकि फाइनल तक यह इतना निश्चित नहीं होता। कुछ जिलों में लगातार कई राउंड तक कोई भी खिलाड़ी नहीं होता, जबकि अन्य में कई होते। सेमीफाइनल का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था। मंगलवार को एकल मैच और बुधवार को 3v3 मैच। बचा हुआ समय फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों के लिए तैयारी का समय होगा। फाइनल अगले रविवार दोपहर 3 बजे निर्धारित था। जैसे ही राहुल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया, वह उत्साह से अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। वह सफलतापूर्वक फाइनल में पहुंच गया। वह शीर्ष 32 में पहुंच गया। वह इतना उत्साहित था कि लगभग रो पड़ा। भाइयों, मैं शामिल हूं, मैं शामिल हूं, राहुल ने बाहें उठाते हुए खुशी से कहा। शुरू से ही उसके हुनर के बावजूद उसकी स्ट्रीम देखने वाले ज्यादातर खिलाड़ी उसे एक हास्यप्रद स्ट्रीमर मानते थे। खासकर जब पीक शोडाउन में उसकी रैंकिंग शीर्ष 100 में भी नहीं थी, तो दूसरों को यकीन ही नहीं था कि वह फाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन उसने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए सीधे फाइनल में जगह बना ली और पूरे सवा के 32 सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया। देखता हूं कौन फाइनल में पहुंचता है। उनका जिला एक वाकई मजबूत था। 2 योद्धा, एक जादूगर और एक ताओवादी। 100 लोगों में से 4 उनके जिला एक से थे। खासकर वह और आइस फैंग, जो दोनों एक ही गिल्ड में थे। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि वह फाइनल में पहुंच सका। उसकी ताकत साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी अपनी एंट्री ने दूसरों को चौंका दिया। भाइयों, फाइनल की तैयारी करो, हम ऑफलाइन मिलेंगे, रविवार को सेंट्रल स्टेट में मिलते हैं। जैसे ही सभी सेमीफाइनल मैच खत्म हुए, लीजेंड की लोकप्रियता एक बार फिर आसमान छूने लगी, जैसा कि विक्की ने सोचा था। ऑनलाइन गेम न खेलने वाले लोग भी लीजेंड प्रतियोगिता का अनुसरण कर रहे थे। फिर उन्होंने लीजेंड गेम के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, और अगर उन्होंने इसे खेला भी नहीं था तो भी तरह तरह की वीडियो जानकारियों से घिर जाने के बाद उन्हें समझ आ गया। यह न केवल एक मुफ्त गेम था, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी असाधारण रूप से उच्च थी, यहाँ तक कि उसी दौर के गूस फैक्ट्री के ट्वाइलाइट वर्ल्ड से भी बेहतर। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति गूस फैक्ट्री के चरित्र को समझता है। अगर उन्हें हराया जा सकता है तो इस गेम की गुणवत्ता साफ दिखाई देती है। फिर उन्होंने इस प्रतियोगिता पर भी ध्यान दिया, और यह जानकर कि इसमें इनाम भी हैं, वे और भी हैरान रह गए। यह एक मुफ्त गेम था। वे एक मुफ्त गेम चलाते हैं और कुशल खिलाड़ियों को पैसे भी देते हैं। ये कैसी ईमानदार कंपनी है। जैसे जैसे प्रतियोगिता की तारीख नज़दीक आती गई, इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। इस बीच विक्की ने प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू कर दी। रामू अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता था, उसे खिलाड़ियों की व्यवस्था करनी थी। हालांकि दोपहर का समय ही था, लेकिन विक्की पहली बार इसका आयोजन कर रहा था और उसे कोई अनुभव नहीं था। अपने पिछले जीवन में उसने देखा था कि आधिकारिक कार्यक्रम कितने सुचारू रूप से चलते थे, लेकिन उसके लिए वह पूरी तरह से अंधेरे में था। वह केवल अपनी याददाश्त पर भरोसा कर सकता था कि उन निर्माताओं ने कैसे कार्यक्रम आयोजित किए। सौभाग्य से शनिवार तक सभी आवश्यक तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों के आने का इंतजार था। बेशक उन्होंने एक स्टेडियम चुना, और स्टेडियम किराए पर लेना कोई छोटा मोटा खर्च नहीं था। सिर्फ 3000 दर्शकों को अंदर जाने की इजाज़त थी। यह उन दोनों के बीच बातचीत के बाद भी था। रामू को लगा कि ज्यादा टिकट नहीं होने चाहिए। शुरुआत में वह सिर्फ 1000 चाहता था, लेकिन विक्की को लगा कि 1000 टिकट बहुत कम हैं। आखिरकार उन्होंने बैठने की क्षमता 3000 तय कर दी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुरुवार को जब टिकट बिक्री के लिए आए तो कुछ ही घंटों में बिक गए। और जो टिकट नहीं खरीद पाए, उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने बहुत कम टिकट जारी किए हैं। इसके बाद रामू ने 5000 और जोड़ दिए। एक टिकट महंगा नहीं था, सिर्फ 28 युआन। उस जमाने में ये पहले से ही सबसे सस्ता टिकट था, क्योंकि यहाँ एक फिल्म का टिकट 40 से 50 युआन का होता है, और कॉन्सर्ट वगैरह के टिकट तो और भी ज्यादा महंगे होते हैं। जैसी कि उम्मीद थी, 5000 टिकट भी एक ही दिन में बिक गए, लेकिन विक्की और टिकट जारी नहीं करने वाला था। आखिरकार ये पहली प्रतियोगिता थी और लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें टिकटों की बिक्री से ज्यादा कमाई भी नहीं होती। 10,000 लोगों के साथ भी टिकटों से सिर्फ 280,000 युआन ही मिलते, और उनका खर्च इससे कहीं ज्यादा था। उनका मुख्य ध्यान प्रसारण अधिकारों पर था, खासकर फाइनल के लाइव प्रसारण के अधिकारों पर। रामू को उन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सेमीफाइनल खत्म होने के बाद वे सभी आकाश कंपनी में आ गए। वे मूर्ख नहीं थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से लीजेंड की प्रतियोगिता की लोकप्रियता देखी, और एक बार प्रसारण अधिकार हासिल कर लेने के बाद वे निश्चित रूप से खूब पैसा कमाएंगे। इसलिए वे इस फाइनल के प्रसारण अधिकारों के बारे में पूछताछ करने आए, जो कि लाखों से शुरू होने वाली बड़ी रकम थी। उन्होंने कुल 3 कंपनियों के साथ अनुबंध किया, जिनमें से प्रत्येक ने 10 मिलियन युआन का भुगतान किया, यानी प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही उन्होंने 30 मिलियन युआन कमा लिए थे। इससे न केवल उनके शुरुआती खर्चे पूरे हो गए, बल्कि उन्हें एक बड़ी रकम भी मिली। ये देखकर रामू का मुंह खुला का खुला रह गया, यहाँ तक कि उसका परिवार भी एक साल में 30 मिलियन युआन नकद नहीं कमा पाता था, और अब सिर्फ एक प्रतियोगिता से 30 मिलियन युआन की कमाए।
समय जल्दी ही रविवार आ गया और खिलाड़ी जल्दी आ गए। दोपहर 1 बजे वहां रौनक बढ़ने लगी। चूंकि कार्यक्रम दोपहर 3 बजे शुरू हुआ था, दोपहर 2:30 बजे तक आयोजन स्थल के बाहर मौजूद लोग अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और विक्की पहली बार लोगों के सामने आए। हालांकि वे आयोजक के रूप में दिखाई दिए, खेल के मेजबान और कमेंटेटर कोई और थे। सभी को नमस्कार, मैं विक्की हूं, कंपनी का सीईओ और लीजेंड डिजाइनर। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, पूरा आयोजन स्थल अचंभित रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कंपनी का डिजाइनर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ 20 साल का दिखेगा, बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं। जब यह अफवाह फैली कि कंपनी में सिर्फ 2 लोग हैं, तो उन्होंने सोचा कि 2 लोगों ने मिलकर यह गेम बनाया है, लेकिन पता चला कि सीईओ जू ने इसे अकेले ही बनाया था। इतने युवा, वे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी कॉलेज से स्नातक हुए हों, ज्यादा से ज्यादा 25 साल के। इसने उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। अन्य प्रसिद्ध डिजाइनर 30 से ज्यादा उम्र के थे, जिनमें गूज फैक्ट्री के डिजाइनर भी शामिल थे। उन्होंने 30 साल की उम्र में ही एक हिट गेम बनाया था। विक्की की उम्र में वे अभी भी अनजान थे। कुछ शब्दों के बाद विक्की ने मेजबान को माइक्रोफोन थमा दिया और उसे खेल की मेजबानी करने दिया, क्योंकि वे अब और देर नहीं कर सकते थे। इसके बाद खिलाड़ी आयोजन स्थल में दाखिल हुए। सौभाग्य से इस बार आयोजन स्थल काफी बड़ा था और लगभग 100 लोगों के लिए मंच पर खड़े होना आसान था। सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों का परिचय देने के बाद खेल शुरू हुआ। प्रतियोगिता के 10 चरण थे, एकल के लिए 9 और 3v3 के लिए 1, क्योंकि केवल 12 टीमें थीं और यह एक एलिमिनेशन सिस्टम था, उनके लिए एक ही पर्याप्त था। एकल पक्ष अलग था, क्योंकि यह बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम था, इसलिए ये धीमा था। सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों का परिचय देने के बाद ड्रॉ का समय आया, जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी कागज की एक पर्ची निकालने के लिए आगे बढ़ा। 1 बनाम 2, 3 बनाम 4 और ड्रॉ 3 मिनट के भीतर पूरा हो गया। राहुल ने 21 और शंकर ने 6 अंक निकाले, जिसका अर्थ था कि वे सेमीफाइनल से पहले नहीं मिलेंगे। अन्यथा अगर वह शंकर से तुरंत मुकाबला करता तो वह केवल हारता। जैसे ही समय दोपहर 3 बजे पहुंचा, पहला मैच समय पर शुरू हुआ। इस समय न केवल ऑफलाइन खिलाड़ी उत्साहित थे, बल्कि ऑनलाइन खिलाड़ी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और तीनों स्ट्रीमर प्लेटफॉर्म्स पर कुल दर्शकों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई थी, जो एक भयावह संख्या थी। किसी भी गेम स्ट्रीमर ने पहले कभी 1 करोड़ तक का आंकड़ा नहीं छुआ था, और ये असली लोग थे, स्ट्रीमर प्लेटफॉर्म द्वारा बनाए गए ब्लिट्ज़क्रेंक नहीं। वे सभी इस बार भाग लेने वाले खिलाड़ियों की ताकत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, शायद मैच खत्म करने के लिए कुछ काली तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे थे। हर खिलाड़ी अपने अपने पेशे के खिलाड़ियों, खासकर अपने जिला 1 और गिल्ड के खिलाड़ियों के मैचों पर भी ध्यान दे रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले दौर के खिलाड़ी पहले ही बाहर हो चुके थे। राहुल को उम्मीद नहीं थी कि वह अगले दौर में शीर्ष 16 में पहुंच जाएगा। अगर वह थोड़ा और जोर लगाता तो वह शीर्ष 10 में होता और फिर उसे एक खिताब भी मिल जाता। इससे उसका ध्यान और भी केंद्रित हो गया। 1 घंटा बीत गया और मैचों का दूसरा दौर भी समाप्त हो गया। अब एकल समूह में प्रत्येक पेशे के लिए केवल 8 लोग बचे थे और 3v3 में केवल 3 टीमें बची थीं। हालांकि ये तीनों टीमें बारी बारी से लड़ेंगी और लगातार 2 जीत वाली टीम चैंपियन होगी। एकल पक्ष अब 8 बनाम 4 का दौर था। राहुल ने राहत की सांस ली, उसका सामना शंकर से नहीं हुआ था। इन कुछ मुकाबलों में उन्हें 2 जीत और 1 हार मिली, जबकि शंकर को कोई हार नहीं मिली, जिससे उनकी ताकत का पता चलता है। हालांकि 1 घंटा बीत चुका था, इसलिए विक्की ने खिलाड़ियों को बीच में 10 मिनट आराम करने का मौका दिया, ताकि वे थोड़ा आराम कर सकें और हमेशा तनाव में न रहें। जो खिलाड़ी पहले ही बाहर हो चुके थे, वे नीचे से देख रहे थे, वे अभी जा नहीं सकते थे, क्योंकि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद एक ग्रुप फोटो होगी। आराम का समय जल्दी ही बीत गया और 8 से 4 मैचों का दौर शुरू हो चुका था। इस समय लॉटरी का एक और दौर चल रहा था। 4 से 2 के दौर में भी एक हद तक निष्पक्षता के लिए लॉटरी निकालने की आवश्यकता थी। 20 मिनट बाद 3v3 मैच समाप्त हो गए और एकल मैचों का ये दौर भी समाप्त हो गया। कुल 12 लोग यहां बचे थे, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने पेशे में एक शीर्ष खिलाड़ी था। इस ड्रॉ के बाद शंकर और राहुल फिर से एक ही ग्रुप में नहीं थे। इसका मतलब था कि अगर वे दोनों जीत जाते तो अंतिम मुकाबला उन दोनों के बीच होता। इसी समय ऑनलाइन भी लोग उनके मैच का बेसब्री से इंतजार करने लगे, खासकर डिस्ट्रिक्ट 1 के लोग। दूसरों को भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केवल 4 योद्धा बचे थे और उनमें से 2 उसी जिले 1 और उसी गिल्ड से थे। ये तो बहुत ही अजीब था। क्या यही जिले 1 की ताकत थी? बिना ज्यादा बातचीत के 4 से 2 का दौर शुरू हो गया। इन 3 दौरों में राहुल के पसीने छूट गए, वह जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरी छोटे राउंड में दोनों खिलाड़ियों के पास केवल 50 स्वास्थ्य बचे थे, जो 2 से 3 बार का मामला था। राहुल ने अंततः अपने आंदोलन पर भरोसा करके अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, जब उसके पास केवल 5 स्वास्थ्य शेष थे। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद राहुल के हाथ कांपना बंद नहीं कर सके।
उन्होंने अंतिम लड़ाई में प्रवेश किया था। किंवदंती के लाखों योद्धाओं में से वह सबसे मजबूत योद्धा होने से बस एक कदम दूर था। इस समय जिला 1 के खिलाड़ी और भी अधिक उत्साहित थे, विशेष रूप से कियान मोयुनगिल्ड। हर कोई गौर से देख रहा था। वे शंकर के बारे में चिंतित नहीं थे, उनकी ताकत पहले से ही अपने चरम पर थी। लेकिन राहुल, उन्होंने उससे इतनी दूर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। जब उन्होंने राहुल को अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल 5 स्वास्थ्य शेष रहते हराते देखा तो वे और भी अधिक उत्साह से जयकार करने लगे। एक और 10 मिनट का ब्रेक। वे एक ही डिस्ट्रिक्ट 1 से नहीं थे, लेकिन योद्धा अलग थे, दोनों डिस्ट्रिक्ट 1 और एक ही गिल्ड से। इसे आंतरिक संघर्ष कहा जा सकता है। दो बहुत ही परिचित लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या यह एक कुचल जीत होगी या एक रोमांचक लड़ाई? अपने ब्रेक के दौरान कमेंटेटर ने प्रत्येक खिलाड़ी की पहचान बताई। शंकर के बारे में समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वह हमेशा शीर्ष 10 में रहा था और कई लोग उसे जानते थे, लेकिन राहुल, हर कोई उसे एक स्ट्रीमर के रूप में जानता था, तकनीकी रूप से कुशल खिलाड़ी के रूप में नहीं। जैसे ही ब्रेक समाप्त हुआ, 3 स्क्रीन ने 3 अलग अलग दृश्य प्रदर्शित किए। राहुल अपनी कुर्सी पर बैठ गया, एक गहरी सांस ले रहा था। न केवल वह, बल्कि शंकर भी वही था। वह इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए बहुत लालायित था। उसने अपना सारा हाल का समय इस चैंपियनशिप के लिए समर्पित किया था और उसके पास हारने के कारण भी थे। अंततः यह उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, खासकर उसकी चाल। उसे तो यकीन ही नहीं था कि वह उससे आगे निकल पाएगा। तो आखिरी जंग शुरू होती है। जैसे ही लोडिंग बार समाप्त हुआ, दोनों अखाड़े में दाखिल हुए। शुरुआत में दोनों में से कोई भी सीधे आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परिचित थे और इसलिए सतर्क थे। शंकर जानता था कि राहुल अपनी चाल ढाल में माहिर है, इसलिए उसने तुरंत एक सैवेज चार्ज का इस्तेमाल किया ताकि देख सके कि वह आगे क्या करेगा। शंकर को आगे बढ़ते देख राहुल ने एक धधकती आग ब्लेजिंग फायर से जवाबी हमला किया। उसकी तलवार पर एक अग्नि आत्मा प्रकट हुई और उसने तुरंत शंकर पर एक वार किया। इस वार ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे शंकर का 1/4 स्वास्थ्य सीधे तौर पर कम हो गया। शंकर ने भी वैसा ही जवाब दिया और राहुल पर एक धधकती आग ब्लेजिंग फायर से वार किया। एक दूसरे पर वार करने के बाद दोनों पीछे हट गए और अगले हमले की तैयारी करने लगे। धधकती आग ब्लेजिंग फायर जैसे उच्च स्तरीय कौशल शुरुआत में उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ये नहीं थे। इसलिए उन्हें न तो प्रारंभिक और न ही मुख्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति थी। लेकिन अब इस ऑफलाइन प्रतियोगिता में जो लोग इस स्तर तक पहुंच सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से शीर्ष विशेषज्ञ थे और उनके पास धधकती आग ब्लेजिंग फायर थी। प्रतियोगिता को और भी आकर्षक बनाने के लिए विक्की ने पीछे न हटने का फैसला किया और सभी कौशलों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। 5 मिनट बाद शंकर ने 100 स्वास्थ्य अंकों के लाभ के साथ यह राउंड जीत लिया। फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ और अप्रत्याशित रूप से राहुल ने अपना तुरुप का पत्ता निकाल लिया। अपनी चाल ढाल तकनीक पर भरोसा करते हुए उसने 30 स्वास्थ्य अंकों के लाभ के साथ यह अंक जीत लिया। तीसरे राउंड में शंकर ने एक बार फिर जीत का दावा किया। इस समय तक बगल के जादूगर और ताओवादी अपने अपने मुकाबले समाप्त कर चुके थे और अंतिम विजेता का फैसला हो चुका था। अब सबसे शक्तिशाली जादूगर और सबसे शक्तिशाली ताओवादी उभर चुके थे, लेकिन योद्धा अभी भी लड़ रहे थे। इस पर लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोग राहुल और उसके प्रतिद्वंद्वी को देखने लगे। चौथे राउंड में राहुल ने अपने दिल की धड़कन को दबाया और खुद को समायोजित किया। शंकर की चाल ढाल तकनीक उसकी अपनी तकनीक जितनी मजबूत नहीं थी। जब तक वह अपनी 2 धधकती आग से बच निकलता, वह जीत सकता था। एक धधकती आग से बचने के बाद उसने एक वार झेला और फिर दूरी बनाते हुए अपनी धधकती आग के ठंडा होने का इंतजार किया। मैदान का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। दोनों का मैच बेहद शानदार था, लगभग कोई गलती नहीं हुई। कमेंटेटर भी कमेंट्री बूथ से पूरे जोश के साथ कमेंट्री कर रहे थे। इससे न सिर्फ वहां मौजूद खिलाड़ियों का खून खौल उठा, बल्कि लाइव स्ट्रीम देख रहे खिलाड़ियों में भी जोश भर गया। क्या ये शीर्ष विशेषज्ञों के बीच द्वंद्व है? आखिरकार जब राहुल ने शंकर के एक वार को चकमा दिया तो उसकी हालत सिर्फ 18 अंक रह गई थी, लेकिन इस समय उसकी धधकती आग ठंडी पड़ चुकी थी और उसने एक ही वार में शंकर को ढेर कर दिया। चौथा राउंड भी राहुल की जीत के साथ समाप्त हुआ। इस समय दोनों खिलाड़ियों की नसें तंग गई थीं, कोई आराम नहीं था और उनके माथे पसीने से तर थे। ये देखकर विक्की प्रतियोगिता के मंच पर आया और दोनों खिलाड़ियों को 10 मिनट आराम करने दिया, वरना ऐसी हालत में फाइनल मैच के बाद एक खिलाड़ी जरूर थक जाता। ये सुनकर दोनों विश्राम क्षेत्र में लौट आए, थोड़ा पानी पिया और खुद को शांत किया। अगर अब उनकी हृदय गति देखी जाए तो वे कम से कम 120 धड़कन प्रति मिनट रही होंगी। इन 10 मिनटों के दौरान विक्की भी खाली नहीं बैठा। उसने तीनों ट्रॉफियां निकाली और उन्हें पुरस्कार समारोह के मंच पर रख दिया। इसने खिलाड़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और वे ध्यान से देखते रहे। खिलाड़ियों ने एक नज़र में ही अपनी अपनी श्रेणियों की ट्रॉफियों को पहचान लिया। योद्धा की ट्रॉफी का आधार चांदी का था और उसमें न्याय का राजदंड जड़ा हुआ था।
जादूगर की ट्रॉफी का आधार अस्थि जड़ित था और ताओवादी की ट्रॉफी ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार थी। ये तीनों हथियार सोने के थे। हालांकि असली सोने से नहीं बने थे, फिर भी ट्रॉफियों का बहुत महत्व था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल और शंकर भी अपनी सीटों पर लौट आए। अगले अंतिम मुकाबले में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन होगा, देखते हैं, इंतजार करते हैं। ये कहकर विक्की हल्के से मुस्कुराया और पुरस्कार मंच से चला गया। उल्टी गिनती समाप्त हो गई। इस अंतिम मुकाबले में दोनों में से कोई भी नहीं हिला। इस बार उन्हें और भी ज्यादा सतर्क रहना था। इस अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद अब वे कैसे गिर सकते थे। हर किसी के पास हारने से बचने का एक कारण था, लेकिन विजेता तो केवल एक ही होगा। अंततः शंकर ने पहली चाल चली और दोनों ने प्रतियोगिता का एक और दौर शुरू किया। इस बार दोनों में से किसी ने भी कोई गलती नहीं की, यहाँ तक कि उनकी पोजीशनिंग भी बेहतरीन थी। दोनों ने 3-3 स्किल्स इस्तेमाल की, लेकिन विरोधी को सिर्फ एक बार ही मार पाए। अब उनके हेल्थ पॉइंट्स में बस थोड़ा सा ही फर्क था। जैसे जैसे मुकाबला का दूसरा दौर खत्म हुआ, दोनों के हेल्थ पॉइंट्स घटकर सिर्फ 1/3 रह गए। अपनी सेहत देखकर शंकर के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने लंबे इंतजार और इतने लंबे समय तक इस स्किल का अभ्यास करने के बाद आखिरकार वह इसका इस्तेमाल कर पाया। राहुल, इस कौशल से हारने वाले आप पहले व्यक्ति होंगे। ब्लेजिंग फायर ठंडा हो गया था और शंकर ने तुरंत ब्लेजिंग फायर पर क्लिक किया, जिससे अग्नि आत्मा उसके हथियार से जुड़ गई। हालांकि इस समय शंकर ने आश्चर्यजनक रूप से दूरी बना ली, जिसने न केवल राहुल को बल्कि देखने वाले सभी को भी भ्रमित कर दिया। चूंकि उसने ब्लेजिंग फायर को चार्ज किया था, तो वह आगे क्यों नहीं बढ़ा, वह पीछे क्यों हट गया। कमेंटेटर भी पूरी तरह से हैरान था। खिलाड़ी आइसफैंग ने ब्लेजिंग स्वॉर्ड तकनीक चार्ज की है, लेकिन वह फिर से दूरी क्यों बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। 5 सेकंड बाद सैवेज चार्ज कौशल तैयार हो गया और शंकर आगे बढ़ने लगा। ब्लेजिंग फायर कौशल गायब होने वाला है। क्या वह अधिकतम क्षति के लिए किसी कौशल संयोजन का उपयोग कर रहा है। शंकर को इस तरह से व्यवहार करते देख राहुल स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने ब्लेजिंग फायर पर चार्ज किया और तुरंत राहुल पर एक प्रहार किया। इस समय उसका स्वास्थ्य केवल 80 के आसपास था, बस कुछ और प्रहारों से वह समाप्त हो जाता। शंकर की बात करें तो ब्लेजिंग फायर का वार पहले ही उन पर पड़ चुका था, लेकिन सबको हैरानी हुई जब शंकर ने एक और ब्लेजिंग फायर का वार किया। इससे राहुल की सेहत पर सीधा असर पड़ा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी खामोश हो गए और शंकर के 2 ब्लेजिंग फायर के वार उनके जहन में घूम रहे थे। उसने ये कैसे किया, इस पर कमेंटेटर ने भी अविश्वास से स्क्रीन की ओर देखते हुए प्रतिक्रिया दी। दो ब्लेजिंग फायर, इसकी वजह क्या है, क्या ये कोई बग है। अगर ये वाकई बग था तो इतने सारे लोगों के बीच प्रतियोगिता में इसका इस्तेमाल करने से शंकर की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। इतने महत्वपूर्ण मैच में आपने जीतने के लिए वाकई बग का इस्तेमाल किया। आपकी खेल भावना कहाँ चली गई। कमेंटेटर को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कहा था और जल्दी से कहा, मुझे अभी भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हमारे सीईओ जू को इसका जवाब देने दीजिए। विक्की, जो मंच के पीछे थे, ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई डबल ब्लेजिंग फायर का इस्तेमाल करेगा। यह उसके पिछले जन्म का एक क्लासिक था, कौन सा महान योद्धा इसे नहीं जानता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इसे यहाँ इस्तेमाल करेगा। फिर वह एक माइक्रोफोन लेकर आया। यह कोई बग नहीं है, यह एक गेम मैकेनिक है। डबल ब्लेजिंग फायर की कल्पना मैंने गेम डिज़ाइन करते समय की थी। मुझे बहुत खुशी है कि एक खिलाड़ी इसे यहाँ इस्तेमाल कर पाया। हालांकि सभी के संदेह दूर करने के लिए मैं आपको इसका प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, आपको डबल ब्लेजिंग फायर का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ये वास्तव में कोई विशेष कठिन नहीं है। राहुल फिर उठ खड़े हुए, जिससे विक्की बैठ गया। विक्की ने राहुल के किरदार को नियंत्रित किया और एक नया राउंड शुरू किया। अगर मैं ये तरीका आपके साथ शेयर करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना। विक्की ने शंकर की तरफ देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, शंकर ने झट से जवाब दिया। तो फिर यह काम करता है। दरअसल डबल ब्लेजिंग फायर का तरीका यह है कि पहली ब्लेजिंग स्वॉर्ड तकनीक को सक्रिय करने के बाद एक वार को रोककर रखें और 8-9 सेकंड तक प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर घूमें। पहला ब्लेजिंग फायर करें और फिर दूसरा वार करने के लिए जल्दी से स्किल की दबाएं। हालांकि मुश्किल समय पर नियंत्रण रखने में है। अगर समय सीमा पार हो जाती है तो ब्लेजिंग फायर स्पिरिट फेल हो गया है संदेश दिखाई देगा, जिससे पहला ब्लेजिंग फायर वार नहीं हो पाएगा। विक्की के बोलते ही उसने जल्दी से डबल ब्लेजिंग फायर करके इसका प्रदर्शन किया। फिर विक्की खड़ा हुआ। क्या अब सब समझ गए? दर्शकों में बैठे खिलाड़ियों को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। आखिरकार यह इतना मुश्किल भी नहीं था। उन्होंने खेल में ऐसी चाल की उम्मीद नहीं की थी। वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, ये जानकर कि उनके योद्धा वर्ग में वास्तव में इस प्रकार की तकनीक थी।
विक्की ने आगे कहा, दरअसल किंवदंती में केवल डबल ब्लेजिंग फायर ही नहीं बल्कि इस तरह के कई अन्य संचालन कौशल भी हैं। मैं प्रत्येक के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। इसलिए अब सबसे शक्तिशाली योद्धा का निर्धारण हो गया है। हालांकि यह छोटा सा अंतराल था, सभी का उत्साह कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंवदंती के रचयिता स्वयं उनके लिए डबल ब्लेजिंग फायर का प्रदर्शन करेंगे। जिनके पास ब्लेजिंग फायर था उनके लिए यह निस्संदेह एक बहुत बड़ा सुधार था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि इसके बाद ब्लेजिंग फायर की कीमत भी काफी बढ़ जाएगी। राहुल बिना किसी नाराजगी के किनारे से देख रहा था। हालांकि वह हार गया, लेकिन हार में भी वह गौरवशाली था। उसने एक बार शंकर को कगार पर ला खड़ा किया था। अगर उसके पास डबल ब्लेजिंग फायर नहीं होता तो परिणाम अभी भी अनिश्चित होता। साथ ही उसने शंकर की सराहना की, क्योंकि वे दोनों एक ही गिल्ड के सदस्य थे। वह एक स्ट्रीमर भी था और उसके प्रशंसक उसके कौशल स्तर को जानते थे। इस मुकाम तक पहुंचने का मतलब था कि जब वह वापस आएगा तो इस पर गर्व कर सकेगा। वह ये भी सोच सकता था कि अगली स्ट्रीम में उसकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा होगी। इसलिए वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। ये सिर्फ 10 लाख था जो उसकी मौजूदा लोकप्रियता को देखते हुए कुछ ही महीनों में कमाया जा सकता था। लेकिन शंकर अलग था। उनका एक चैट ग्रुप था और स्वाभाविक रूप से वे उसकी स्थिति जानते थे। एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में उसकी आर्थिक क्षमता कैसी हो सकती थी। इस समय विक्की की स्वीकृति सुनकर शंकर इतना उत्साहित हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चैंपियन था, वह किंवदंती का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। ये देखकर राहुल उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। विक्की ने अपना गला साफ किया और फिर कहा, सभी मैच अब समाप्त हो चुके हैं, तो चलिए पुरस्कार समारोह शुरू करते हैं। कृपया जादूगर वर्ग के अंतिम विजेता मुयू और ताओवादी वर्ग के अंतिम विजेता युजू का स्वागत करें। और 3v3 मैच के विजेताओं कृपया प्रवेश करें। 5 लोग एक साथ आए, उनके चेहरे मुस्कान से चमक रहे थे। वे एक पंक्ति में खड़े होकर विक्की द्वारा अपने पुरस्कार प्रदान करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। विक्की ने उन्हें एक एक करके पुरस्कार प्रदान किए। ये पूरा करने के बाद विक्की नीचे उतरा। फिर मेजबान ने मंच पर मौजूद लोगों को बोलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही मंच पर मौजूद लोगों ने बात की, वे सभी आंसू बहाने लगे। उनके लिए ये सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक तरह की स्वीकृति थी। उन्होंने ये खेल खेला और पूरे खिलाड़ी समुदाय ने उन्हें सराहा। जब आखिरकार शंकर की बोलने की बारी आई तो उन्होंने एक हाथ में माइक्रोफोन थामा और दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछे। धन्यवाद कंपनी, धन्यवाद सीईओ जू, और मेरा साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। अगर ये दिग्गज न होते तो मैं यहाँ खड़ा न होता, मैं बस एक अनजान विश्वविद्यालय का छात्र होता। धन्यवाद कंपनी। शंकर के बोलने के बाद उन्होंने माइक्रोफोन मेजबान को लौटा दिया और रोना बंद कर दिया, हालांकि उनकी आंखें अभी भी लाल थीं। अंतिम भाग पूरा होने के बाद विक्की ने सुझाव दिया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोग एक ग्रुप फोटो लें। लगभग 100 लोगों को व्यवस्थित करना आसान था। 6 चैंपियन विक्की के दोनों ओर खड़े होकर ग्रुप फोटो पूरी कर रहे थे। इसके बाद विक्की ने दर्शकों के साथ कुछ और तस्वीरें लीं, इससे पहले कि कार्यक्रम धीरे धीरे समाप्त हो। इस बीच हालांकि प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी, लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता अभी भी बढ़ रही थी और दर्शकों की संख्या 15 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। एक गेमिंग प्रतियोगिता के लिए, हालांकि यह एक ऑफलाइन कार्यक्रम था, यह पैमाना बेहद दुर्लभ था। टिप्पणियां कभी नहीं रुकी। अगर आपने बुलेट स्क्रीन बंद नहीं की तो आप लाइव स्ट्रीम फुटेज बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। भाइयों, मेरी आंखें भर आई हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गेमिंग चैंपियन इतना भावुक होगा और मुझे इतना भावुक कर देगा। हाँ, ये पहली बार है जब मुझे इतना उत्साह महसूस हुआ है, खासकर अंतिम पुरस्कार समारोह में। इसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। हम गेमर्स को ऐसा सम्मान कब मिला है। गेम कंपनी के सीईओ ने प्रतिभागियों को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्रदान किए और वे इतने मिलनसार थे कि अंत में उन्होंने सबके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। अरे, मैं बहुत बड़ी चूक कर गया। मेरे भाई ने मुझे कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगा कि वह बहुत दूर है, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने बस उस आदमी को सीईओ जू के साथ एक तस्वीर लेते देखा। सीईओ जू, उनकी महानता अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। पेशेवर कर्मचारियों द्वारा सफाई का काम संभालने के कारण विक्की की अब मौके पर जरूरत नहीं थी और सभी व्यवस्थित ढंग से चले गए। ऑफलाइन कार्यक्रम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए यह एक बहुत ही सार्थक निर्णय था। समापन के बाद विक्की भी थका हुआ महसूस करते हुए अपने कार्यालय लौट आया। रामू इस बार नहीं गया था। जब उसने विक्की को वापस आते देखा तो उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। बूढ़े जू, तुम कमाल हो। प्रतियोगिता देखने वालों की संख्या वाकई 10 करोड़ से ज्यादा थी। 10 करोड़, रामू ने उत्साह से कहा। विक्की हल्के से मुस्कुराया, जरूर। देखो इसे किसने तैयार किया है। सभी कर्मचारियों को बता दो, हम 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं और साथ में जश्न मनाने के लिए बाहर खाना खाने जा रहे हैं।
मैं अभी चलता हूँ। रामू फिर भागा। गेम रिलीज होने के बाद से उन दोनों ने एक दिन भी आराम नहीं किया था, अब तक लगातार काम करते रहे थे। खासकर हाल ही में वे बहुत व्यस्त थे, काश उनका कोई क्लोन होता। अब जबकि उनकी आयोजित प्रतियोगिता सफलतापूर्वक समाप्त हो गई थी, वे आखिरकार आराम कर सकते थे। उस शाम सभी कर्मचारी बेहद खुश थे। वे आखिरकार आराम कर सकते थे। उस रात कंपनी में सभी लोग खुलकर खेले। यह एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली प्रतियोगिता थी। ऐसा कब हुआ था कि किसी प्रतियोगिता को 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा हो। वे आज इसे हासिल करने में कामयाब रहे थे। विक्की ने इसमें कोई कंजूसी नहीं की और तुरंत बोनस का दौर जारी कर दिया, जिससे कर्मचारी और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। आखिरकार आधी रात तक जश्न मनाया गया, जब तक कि सभी घर नहीं लौट गए। अगले दिन इंटरनेट लीजेंड से जुड़े पोस्ट और वीडियो से भर गया। खास तौर पर प्रतियोगिता से जुड़े वीडियो और पोस्ट इतने ज्यादा थे कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। कई दिग्गज गेमिंग ब्लॉगर्स ने लीजेंड की पहली प्रतियोगिता की पूरी सफलता का जश्न मनाया। अब गेमिंग जगत में हर कोई लीजेंड के बारे में जानता था और यहाँ तक कि जो लोग गेम नहीं खेलते थे उन्होंने भी इसके बारे में सुना था। ये सब इस एक प्रतियोगिता की बदौलत है। स्टूडियो बिल्डिंग के महाप्रबंधक लिन ने लियू कैफेंग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट देखी और उसे पढ़ने के बाद उसे मेज पर रख दिया। उन्होंने उसकी ओर देखा। आपका मतलब है कि यह अब पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। कौन से हिस्से? लियू कैफेंग ने कहा, यह ऐसा है, हम इसे पहले ही एक बार टेस्ट कर चुके हैं और लीजेंड खेलने वाले कुछ कर्मचारियों ने इसे आजमाया है और आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि एक समस्या है। आपने शुरू में हमारे गेम प्ले के कुछ हिस्से जोड़ने के लिए कहा था। मैंने डिज़ाइनर चेन मिंग और डिज़ाइनर हो यूएक्सियन से पूछा और दोनों ने कुछ सुझाव दिए। जब मैंने उन्हें सही तरीके से शामिल किया तो मुझे लगा कि दोनों मॉड्यूल बिल्कुल असंगत लग रहे थे और खिलाड़ियों को खेलने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वे दो गेम एक साथ जोड़ दिए गए हों। इसलिए मैंने कुछ उचित बदलाव किए। लीजेंड में नक्शा बहुत बिखरा हुआ है, जिसमें एक एक करके प्रवेश करना पड़ता है और यह बहुत स्वतंत्र भी है, जिससे खिलाड़ी कभी भी बाहर निकल सकते हैं। मैंने ट्वाइलाइट वर्ल्ड से डिज़ाइनर चेन मिंग की सेटिंग को भी अपनाया, जिससे पूरा गेम एक साथ जुड़ गया। इस तरह हालांकि हमारे नए गेम का गेम प्ले लीजेंड जैसा ही है, इसमें हमारे गेम का मूल तत्व समाहित है और खिलाड़ी सिर्फ लीजेंड खेलने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। साथ ही मैंने एक कैजुअल मोड भी जोड़ा है ताकि जिन खिलाड़ियों को पीवीपी पसंद नहीं है वे अपनी पसंद का खेल खेल सकें। मैंने अब तक यही बदलाव किया है। महाप्रबंधक लिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। चूंकि यह तैयार है, इसलिए उन्हें इसके लॉन्च की तैयारी करनी चाहिए। महाप्रबंधक लिन, क्या हमें लीजेंड के लोकप्रिय होने से पहले ही अपने गेम की घोषणा कर देनी चाहिए? लियू कैफेंग ने पूछा। महाप्रबंधक लिन ने सिर हिलाया, नहीं, यह अभी लॉन्च के लिए उपयुक्त नहीं है। चलो एक हफ्ते और इंतजार करते हैं, जब तक कि लीजेंड की लोकप्रियता कम न हो जाए। लियू कैफेंग हैरान दिखे। देरी क्यों? महाप्रबंधक लिन ने चाय की चुस्की ली और कहा, खिलाड़ी एक बहुत ही अजीब समूह हैं, खासकर वे जो किसी खास खेल के प्रति समर्पित होते हैं, वे और भी अनोखे होते हैं। हमारे पास ऐसे खिलाड़ियों की एक बड़ी संख्या है और अब लीजेंड भी वैसा ही है। हमारा नया गेम लीजेंड के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है और इसे भी बाद में रिलीज किया जा रहा है। इस समय लीजेंड अपनी लोकप्रियता के चरम पर है और लीजेंड खिलाड़ी भी सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। एक बार जब हम अपना गेम लॉन्च कर देंगे, खासकर जब से ये लीजेंड की नकल है, तो लीजेंड खिलाड़ी निश्चित रूप से बहुत असंतुष्ट होंगे और हमारी निंदा जरूर करेंगे। इस तरह हमारा गेम शुरू होने से पहले ही बदनाम हो जाएगा। अगर वे फिर दुर्भावनापूर्ण नकारात्मक समीक्षाओं की बाढ़ ला देंगे जिससे हमारा गेम 3 अंकों से नीचे चला जाएगा, तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इस दुनिया में खेल कानून में ये प्रावधान है कि यदि किसी खेल की प्लेयर रेटिंग उसके लॉन्च के 1 सप्ताह बाद 3 अंक से नीचे गिर जाती है, तो सभी खेल प्लेटफार्मों को उसे हटाना होगा। उस समय केवल उनके आधिकारिक चैनल ही डाउनलोड की अनुमति देंगे, अन्य चैनल बंद हो जाएंगे। गूस फैक्ट्री जैसी विशाल संस्था भी कुछ नहीं कर पाएगी। और वर्तमान में लीजेंड खिलाड़ियों की संख्या 50 मिलियन से ज्यादा है। अगर उनमें से 10 मिलियन से ज्यादा खिलाड़ी उन्हें 2 अंक का सबसे कम स्कोर भी देते हैं, तो इससे उनकी रेटिंग सीधे तौर पर गिर जाएगी। गेम प्लेटफॉर्म पर गेम की सिफारिशें गेम रेटिंग के आधार पर होती हैं। चाहे वह किसी भी कंपनी का गेम हो, कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं होते। अगर रेटिंग गिरती है तो चाहे वे उसका कितना भी प्रचार करें, जो खिलाड़ी लीजेंड के साथ अपने विवाद को नहीं समझते, जब उन्हें अपनी रेटिंग इतनी कम दिखाई देगी तो वे उसे खेलना ही नहीं चाहेंगे, भले ही वे शुरू में खेलना चाहते हों। इसलिए उन्हें इस अवधि के दौरान इंतजार करना होगा। तूफान टलने के बाद वे अपने पुराने तरीके पर लौट जाएंगे। वे विज्ञापनों के लिए लोकप्रिय हस्तियों को नियुक्त करेंगे, फिर उसके प्रचार के लिए कई प्रमुख गेमिंग प्रभावशाली लोगों को भुगतान करेंगे और अपने खेल में भी उसका प्रचार करेंगे। उन्होंने लगातार इस रणनीति का इस्तेमाल किया था और यह हमेशा कारगर रही, कभी नाकाम नहीं हुई।
बेशक ट्वाइलाइट वर्ल्ड एक अपवाद था। मौजूदा लीजेंड को देखते हुए उनकी कोई भी पदोन्नति कारगर नहीं होगी। महाप्रबंधक लिन की बातें सुनने के बाद लियू कैफे के चेहरे पर भी अचानक एहसास का भाव आया। महाप्रबंधक लिन की दूरदर्शिता और अंतर्निहित सिद्धांतों की समझ थी। तो सही समय क्या है? अगले शुक्रवार फिर अगले सोमवार से प्रचार शुरू। ठीक है, महाप्रबंधक लिन लियू कैफे संतुष्ट होकर चले गए। इस बार उन्हें बहुत सफलता मिली थी। अगर यह गेम हिट हो गया तो उन्हें एक शीर्ष डिजाइनर के रूप में भी पदोन्नत किया जा सकता है। अब लीजेंड इतना लोकप्रिय है कि अभी तक अपने चरम पर भी नहीं पहुंचा है। इस रुझान के अनुसार लीजेंड सचमुच 100 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाला अगला गेम बन सकता है। और उनके नए गेम में न केवल लीजेंड का गेम प्ले है बल्कि अन्य गेम प्ले तत्व भी शामिल हैं। लॉन्च होने पर ये लीजेंड खिलाड़ियों की एक बड़ी लहर को आकर्षित कर सकता है। विक्की के कर्मचारियों की 3 दिन की छुट्टी खत्म होने के बाद उन्होंने इस बार एक छोटा संस्करण अपडेट किया। ये केवल एक ग्राफिकल अपडेट था, कोई नया उपकरण नहीं जोड़ा गया था। राहुल स्ट्रीमिंग कर रहा था। शंकर से मामूली हार के बाद से उसकी स्ट्रीम अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गई थी। शुरुआत में लगभग 2 लाख लोगों ने ही इसे देखा था, लेकिन आज स्ट्रीमिंग शुरू करने के 1 घंटे बाद ही यह संख्या 1 मिलियन तक पहुंच गई। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसे देखते हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने उसके साथ एक और अनुबंध किया। अब उसे लीजेंड का शीर्ष स्ट्रीमर माना जा सकता है। ओह, एक और अपडेट। मुझे आश्चर्य है कि यह अपडेट क्या लेकर आएगा। गेम अपडेट पूरा होने के बाद राहुल ने गेम में प्रवेश किया। मुख्य शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने पुनरुत्थान क्षेत्र के बीच में 3 मूर्तियां देखीं। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और स्ट्रीम चैट में मौजूद लोग उन्हें देखकर जोर जोर से हंस पड़े। यह एक मनोवैज्ञानिक आघात था। अगर डबल ब्लेजिंग फायर न होता तो वहां की मूर्तियां उसकी होतीं। इस अपडेट में आधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता के बाद के दृश्य शामिल थे, जिसमें प्रमुख मुख्य शहरों में 3 चैंपियन मूर्तियां रखी गई थीं। गौरतलब है कि विक्की ने योद्धा को बीच में रखा था। उनके पैरों के पास उनके निजी हस्ताक्षर भी थे। भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए उपाधियां भी जारी की गईं और इस बार उपाधियां थोड़ी अलग थीं। इससे पहले कंपनी ने सभी उपाधियां पहले ही जारी कर दी थीं और बेहतरीन चैंपियन उपाधियां चुनकर उनके उपाधियां गतिशील थीं। बेशक न केवल चैंपियन उपाधियां बल्कि उपविजेता से लेकर शीर्ष 8 तक के उपाधियां भी गतिशील थीं। खासकर चैंपियन उपाधि, जिसकी पूरी सीमा सुनहरी थी, सुनहरी लपटें टिमटिमा रही थीं और अंदर क्रिस्टल अक्षरों में सबसे शक्तिशाली योद्धा लिखा था। जब इसे अस्थायी रूप से जारी किया गया था तो राहुल लंबे समय तक इससे ईर्ष्या करता रहा। उसका शीर्षक उतना प्रभावशाली नहीं था, उसमें चांदी सी सफ़ेद लपटें थीं और अंदर लिखा हुआ बस सुनहरा था, जिसमें लिखा था पीक रन अप। हालांकि चेंग हुई को बक्से खोलना पसंद था और उसने कई स्पेशल इफेक्ट्स भी लगवाए थे। सब कुछ पहनने के बाद वह चलते हुए बहुत ही दिखावटी, चमकता हुआ दिखाई देता था। कुछ दिनों बाद लीजेंड की लोकप्रियता भी काफ़ी कम हो गई थी। कम से कम अब वह पहले जैसा सर्वव्यापी लीजेंड नहीं रहा। और इसी समय गूस फैक्ट्री ने भी चुपचाप अपने नए गेम का प्रचार शुरू कर दिया। और विकी को उसी दोपहर यह खबर पता चली। गूस फैक्ट्री का नया गेम वॉर ऑफ द लिमिटलेस अब प्री रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है। गूस फैक्ट्री का पहला मुफ्त गेम जल्द ही लॉन्च हो रहा है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी प्री रजिस्टर करें और सबसे मजबूत खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करें। अभी भी लीजेंड खेल रहे हैं? वॉर ऑफ द लिमिटलेस क्यों नहीं खेलते? बेहद रोमांचक लड़ाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। जब भी कोई ऑनलाइन गूस फैक्ट्री खोजता था तो ये सबसे ज्यादा सर्च रिजल्ट होते थे। बूढ़े जू, ये बुरी खबर है। रामू दरवाजे से अंदर आया। विक्की ने उसे देखा और खुद से बुदबुदाया, यह मुहावरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। इसने इसे कितनी बार कहा है? क्या ये गूस फैक्ट्री के नए गेम के बारे में है? तुम्हें पहले से ही पता है? रामू अंदर आकर बैठ गया। हाँ, मैं इसे अभी देख रहा हूँ। धिक्कार है, गूस फैक्ट्री वाकई घिनौनी है। पिछली बार उन्होंने हमारा गेम प्ले कॉपी किया था और इस बार वे सीधे हमारे गेम की नकल कर रहे हैं। मैं सच में पागल हो जाऊंगा। विक्की नाराज नहीं था। ये यामामोटो नहीं है। उसे समझने में कुछ सेकंड लगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम ऐसे समय में भी मजाक कर रहे हो? क्या बड़ी बात है? मुझे नहीं लगता कि वे असल में इसकी नकल कर सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि उन्होंने सिर्फ एक अफवाह जारी की है, लेकिन असल में इसे बनाया नहीं है? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह शुक्रवार को लॉन्च हो रहा है। वे खिलाड़ियों से झूठ तो नहीं बोल सकते, है ना? रामू हैरान सा लग रहा था। विक्की ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि मुझे लीजेंड बनने में कितना समय लगा? क्या तुमने पहले नहीं कहा था 1 साल? लेकिन गूस फैक्ट्री में बहुत से लोग हैं और चूंकि वे नकल कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए इसे कुछ महीनों में बनाना आसान होगा। वे बना सकते हैं, लेकिन डेटा का क्या?
खासकर एरिना का। मैंने उनके प्रमोशन भी देखे हैं। हालांकि उनकी विशेषता हमसे अलग है, फिर भी उनके पास 3 क्लास और 6 कैरेक्टर हैं। 3 वर्ग जोड़ना उनका दुस्साहसिक कदम है, और इतने कम समय में अगर ये तीनों वर्ग सिर्फ रीस्किन नहीं हैं, तो लॉन्च होने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विक्की की बातों से रामू हतप्रभ रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। अगर वे अखाड़ा बनाना चाहते हैं तो यह समान वर्ग का मिलान होना चाहिए। एक नया किरदार हमारे किरदारों में से एक, और इन दोनों किरदारों का संतुलन होना चाहिए। ये बेहतर खेलने के लिए ज़्यादा किरदारों के होने की बात नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3 वर्ग हैं और फिर भी ये बहुत अच्छा है। पीवीपी में सबसे ज़रूरी क्या है? संतुलन। ट्वाइलाइट वर्ल्ड में वे एक बार लड़खड़ा गए थे और इस बार भी उन्होंने सबक नहीं सीखा है। मेरे हिसाब से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खिलाड़ी उन्हें सबक सिखाएंगे। सच में, रामू को भी थोड़ा शक हुआ। विक्की के शब्द, क्योंकि पहले भी ऐसे उदाहरण थे। गूस फैक्ट्री द्वारा कॉपी किए गए गेम्स लगभग हमेशा मूल गेम्स को लगभग खत्म कर देते थे। हालांकि अब वे बहुत बड़े हो गए हैं और उनके पास पर्याप्त खिलाड़ी आधार है, फिर भी यह गूस फैक्ट्री ही है। निश्चिंत रहो, मेरे फैसले कब गलत हुए हैं। ये कहते हुए विक्की खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाया। हालांकि क्रॉसफायर आधे महीने में लॉन्च हो जाएगा। क्लोज्ड बीटा सुचारू रूप से चल रहा है। तो क्या तुम हमारा ध्यान क्रॉसफायर पर केंद्रित करना चाहते हो? रामू ने विक्की की तरफ देखा। फिर विक्की ने उसे फिर से चिड़ी हुई नज़र से देखा। कंपनी का पहला सोना कहाँ से आया? जाहिर है वह मेरा पैसा था। विक्की अब उससे बहस नहीं करना चाहता था, उसका दिमाग बस ऐसे ही काम करता था। लीजेंड को ऑनलाइन हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, इसलिए उसे निश्चित रूप से चलते रहना था। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए 20 साल से भी पहले के गेम्स अभी भी बड़ी संख्या में लोग खेलते थे। हालांकि आधिकारिक वेबसाइटें बंद हो गई थीं, लेकिन कई निजी सर्वर खूब कमाई कर रहे थे। उस साल की कमाई अब की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। मैं क्रॉसफायर को प्रमोट करने की योजना बना रहा हूँ। फिलहाल खिलाड़ियों को क्रॉसफायर के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। पहले मैं लॉन्च के लिए 1 महीना और इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन अब लगता है हमें गूस फैक्ट्री को उसकी ही दवा चखानी पड़ेगी। और लीजेंड की लोकप्रियता अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई है। क्या इतनी जल्दी लॉन्च करना थोड़ा जल्दबाजी होगी? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? रामू ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 महीने बाद लॉन्च करना नए साल की वजह से था, लेकिन अब लगता है कि हम उस समय का इंतज़ार नहीं कर सकते। हम सीधे लॉन्च करेंगे। विक्की ने फिर एक पल सोचा। चूंकि वे शुक्रवार को लॉन्च कर रहे थे, इसलिए हम गुरुवार को लॉन्च करेंगे और अभी से प्री रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर देंगे। रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। आज सोमवार था, इसलिए गुरुवार को लॉन्च करने का मतलब था सिर्फ 3.5 दिन। कौन सा गेम प्री रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3.5 दिन देता है? ये तो बहुत बड़ा मजाक था। ये बहुत जल्दबाजी में है। इतने कम समय में प्री रजिस्ट्रेशन के आंकड़े दिखाने का कोई तरीका नहीं है। आमतौर पर प्री रजिस्ट्रेशन कम से कम 1 महीने तक चलते हैं, कुछ तो 3 महीने तक भी, लेकिन ओल्ड जू सिर्फ 3 दिन दे रहा था। 3 दिनों में क्या क्या देखने को मिल सकता था? अगर आप गूस फैक्ट्री को कड़ी टक्कर देना भी चाहते हैं तो आपको हमारी क्रॉसफायर का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। हमारे पास इसका प्रचार करने का भी समय नहीं है। अगर पहले दिन के आंकड़े अच्छे नहीं रहे तो क्या होगा? हमने उस समय इसका प्रचार किया था, डेटा का क्या हुआ? और इसे देश के पहले फ्री टू प्ले गेम का खिताब भी मिला था, लेकिन तब भी यह औसत ही था। अब जब हमने ये कर दिखाया है तो गेम लॉन्च होने के बाद भी इसका प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी जानते हैं कि देश में गन कॉम्बैट खिलाड़ियों का आधार आरपीजी प्रकारों से कहीं ज़्यादा है। हमें बस गेम बनाने की ज़रूरत है और प्रचार के लिए खिलाड़ी ही सबसे अच्छा प्रचार हैं। जब तक एक व्यक्ति को खेलने में मज़ा आता है, वह अपने आसपास के लोगों को इसकी सिफारिश करेगा। जी हाँ, ओल्ड जू की बातें बिल्कुल सही थीं। एक बार वह खुद एक गेम के दीवाने हो गए थे और विकी को उसे खेलने के लिए घसीट लाए थे, और आखिरकार उनका पूरा डॉम उसे खेलने लगा। इसके अलावा क्रॉसफायर एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम था, लीजेंड जैसे सिंगल प्लेयर गेम से अलग। हर मैच में टीम के साथी होते थे, जिससे ये दोस्तों के साथ खेलने के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। इसे डिज़ाइन करने के बाद उन्होंने कुछ राउंड खेले और फिर रुक नहीं पाए। हालांकि यह सब बॉट्स के खिलाफ था, लेकिन इस नए गेम प्ले ने उसे कई घंटों तक लगातार खेलने पर मजबूर कर दिया। और मैंने पहले ही सोच लिया है कि इसे कैसे प्रमोट करना है। बस इंतज़ार करो और देखो। उन्होंने हमारी नकल की है, इसलिए इस बार मैं उनकी शोहरत का फ़ायदा उठाऊंगा। विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कौन सी नई तरकीब निकाली है? रामू ने पूछा। वह जानता था कि विक्की के पास कई तरकीबें हैं, खासकर स्कूल के दौरान, न सिर्फ उसे बल्कि पूरी क्लास को ठगने के लिए। उसकी मुस्कान देखकर कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। वह फिर से किसी के साथ मजाक करने की योजना बना रहा था। क्या वह गूस फैक्ट्री हो सकता है? तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा।
जाओ और जल्दी से क्रॉसफायर के लिए लॉजिस्टिक्स संभालो। मेरा अनुमान है कि इस बार तुम्हें दर्जनों शव तैयार करने होंगे। सबसे बड़े शव के साथ भी 10 लाख खिलाड़ियों को एक साथ रखने के लिए 10 से ज़्यादा सर्वरों की ज़रूरत होगी। विक्की का अनुमान था कि इस खबर के सामने आने के बाद खिलाड़ियों की भारी आमद होगी। गूस फैक्ट्री का फायदा उठाने की उसकी योजना के साथ कंपनी की ऑनलाइन लोकप्रियता निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। ठीक है, तो मैं तैयारी करता हूँ। इतना कहकर रामू चला गया। विक्की भी बैठ गया और अपने कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगा। रामू के जाने के ठीक 1 घंटे बाद आकाश के आधिकारिक वीबो पेज पर एक घोषणा प्रकाशित हुई। आकाश कंपनी का दूसरा गेम क्रॉसफायर आधिकारिक तौर पर प्री रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहा है। शीर्षक के नीचे विस्तृत जानकारी लिखी गई थी, साथ में एक तस्वीर भी थी। इसके बाद आकाश की आधिकारिक वेबसाइट पर क्रॉसफायर के लिए एक समर्पित अनुभाग भी प्रकाशित हुआ। प्रचार छवि चुनने की बात आई तो विक्की खुद को दुविधा में पाया। उसे लगा कि पिछले सभी संस्करणों की प्रचार कलाएं क्लासिक थीं, लेकिन वास्तव में सबसे उपयुक्त कौन सी थी? बहरहाल वह पहली बार क्रेजी बेबी के दौर में खेल में शामिल हुआ था। उस समय तक क्रेजी बेबी एक स्थापित और परिपक्व व्यक्ति बन चुका था। अगर सवाल यह था कि शुरुआती किरदारों में से कौन सा सबसे अच्छा था, तो वह निश्चित रूप से ब्लेड ही होगा, लेकिन वह ब्लेड को अभी बहुत जल्दी रिलीज नहीं करना चाहता था। इसके अलावा विक्की शुरू में केवल फॉक्स हंटर को रिलीज करना चाहता था, क्योंकि वह सबसे पहले पेश किया गया किरदार था। बेशक उस समय सबसे लोकप्रिय महिला किरदार स्पिरिट फॉक्स ही थी। हालांकि ब्लेड की तरह स्पिरिट फॉक्स का आगमन एक नए नक्शे के रिलीज के साथ ही होगा। अगर वह उनकी तस्वीरें इस्तेमाल करता, लेकिन वे किरदार खेल में उपलब्ध नहीं होते, तो खिलाड़ी निश्चित रूप से खुश नहीं होते। मैं खास तौर पर उस लाल किरदार के लिए आया था, लेकिन खेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सोचने के बाद उसने मूल ओपन बीटा की तस्वीर इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह हमारे सम्राट ओमो और स्वात की शुरुआती तस्वीर होगी। हालांकि उसने उस समय खेलना शुरू नहीं किया था, लेकिन सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में उस समय की तस्वीरें शामिल थीं। उसी समय विक्की ने खुद एक सिनेमाई ट्रेलर सीजी रिकॉर्ड किया, जो उसे काफ़ी अच्छा लगा। विक्की द्वारा आकाश के आधिकारिक वीबो पर इस पोस्ट को प्रकाशित करने के बाद इसे 10 मिनट से भी कम समय में 1 लाख से ज़्यादा बार देखा गया। नीचे दी गई टिप्पणियों की संख्या पहले ही 1 लाख को पार कर चुकी थी, क्योंकि पोस्ट पर क्लिक करने वाले लगभग हर खिलाड़ी ने एक संदेश छोड़ा था। वाह, अभी तो सिर्फ आधा साल ही हुआ है और आकाश ने वाकई एक और गेम लॉन्च कर दिया है। और यह मेरा पसंदीदा गेम है, एक शूटर गेम। मुझे ज़रूर प्री रजिस्टर करना होगा। इतनी जल्दी? उन्होंने इतनी जल्दी एक नया गेम डिज़ाइन कर दिया। सीईओ जू, क्या आपकी स्पीड बढ़ गई है? मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारे देश में आज तक कोई मज़ेदार शूटर गेम नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आकाश आखिरकार मुझे कुछ ऐसा दे पाएगा जिससे मैं उत्साहित हो सकूं। सीईओ जू कमाल के हैं। तुरंत प्री रजिस्टर करने जा रहा हूं। मैंने गूस फैक्ट्री के लिए 3 साल इंतजार किया और उन्होंने कुछ नहीं बनाया। हमें अभी भी आकाश पर, सीईओ जू पर निर्भर रहना होगा। नीचे दी गई टिप्पणियां एक समान रूप से सकारात्मक थीं, सभी ने बड़ी उत्सुकता व्यक्त की। हे भगवान दोस्तों, मैं अभी आधिकारिक वेबसाइट पर गया और सीजी देखा, मेरा खून खौल उठा। और प्री रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिनों के लिए है, ये 3 दिनों में लॉन्च हो जाएगा। सीईओ जू अमर रहें। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सिर्फ एक सीजी देखकर ही मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो गया। क्या ये वाकई घरेलू स्तर पर विकसित एक शूटर गेम है? प्री रजिस्टर करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर गए खिलाड़ी उत्साह से और टिप्पणियां देने के लिए वापस लौटे। सिर्फ 1 घंटे में क्रॉसफायर के प्री रजिस्ट्रेशन 10 लाख तक पहुंच गए। यह आंकड़ा असाधारण रूप से अच्छा था। पहले घंटे के प्री रजिस्ट्रेशन का घरेलू रिकॉर्ड गूस फैक्ट्री गेम के नाम था, जिसने खुलने के 1 घंटे बाद ही 18 लाख रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिए थे। हालांकि उन्होंने ये मुकाम 1 महीने पहले ही प्रमोशन शुरू करने के बाद हासिल किया था। फिर भी आकाश ने आज सुबह से ही, बिना किसी पूर्व प्रचार या बाहरी लीक के, इस समय तक 10 लाख पंजीकरण प्राप्त कर लिए थे। यह आंकड़ा निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला माना जा सकता है और ये लगातार बढ़ रहा था। और यह सोमवार की सुबह ही थी। दोपहर के भोजन के समय संख्याओं में निश्चित रूप से एक और उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाएगी। 1 घंटे बाद लगभग 11 बजे विक्की ने एक और घोषणा प्रकाशित की। हालांकि इस बार संदेश उनकी निजी आवाज में दिया गया था। आकाश का नया गेम एक शूटर है। हमारा लक्ष्य हमेशा से यह सुनिश्चित करना रहा है कि घरेलू खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाले गेम उपलब्ध हों, यही आकाश का मूल उद्देश्य है। हालांकि जब हमने लीजेंड लॉन्च किया था तो हमने विचार किया था कि क्या शुल्क लिया जाए, लेकिन आंतरिक संघर्ष के बाद हमने अंततः इसे मुफ्त करने का फैसला किया। लीजेंड का प्रदर्शन डेटा उत्कृष्ट है और यह सफलता हमारे खिलाड़ियों के समर्थन से अविभाज्य है। चूंकि ज्यादातर खिलाड़ियों ने आकाश पर भरोसा किया, इसलिए हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। लीजेंड के रिलीज होने और शुरुआती पूंजी।
हासिल करने के तुरंत बाद हमने तुरंत एक नया गेम डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। हमें रास्ते में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन नतीजा सकारात्मक रहा। जब हमने क्रॉसफायर का डिज़ाइन पूरा किया तो हमने पहला पीक शोडाउन भी लॉन्च किया। प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हमने शुरू में अगले महीने लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ अप्रिय खबरों के कारण मैंने आज से प्री रजिस्ट्रेशन शुरू करने और इस गुरुवार को लॉन्च करने का फैसला किया। आकाश का लक्ष्य कंपनी और मेरा एकमात्र लक्ष्य पूरे मन से गेम बनाना और सभी के लिए खुशी का माहौल बनाना है। हमेशा की तरह आकाश का मिशन नए गेम डिज़ाइन करना है, ऐसे गेम जो खिलाड़ियों को वाकई मज़ेदार लगें। और कोई ऐसी कंपनी नहीं जो आत्मसंतुष्ट हो, सिर्फ पैसा कमाने में लगी हो। इस पोस्ट के रिलीज होते ही ये तुरंत वीबो के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आ गया और टॉप 10 में शामिल हो गया। आकाश, तुम हमारा गौरव हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया आकाश। सीईओ जू, शुक्रिया। हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। पूरे मन से खुशी का माहौल बनाना। अब से मैं आकाश का कट्टर प्रशंसक हूँ। मैं पहले किसी को टैग करूंगा। फिर उसने गूस फैक्ट्री के आधिकारिक अकाउंट को टैग किया और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए दूसरे लोग भी गूस फैक्ट्री अकाउंट को टैग करने लगे। दोस्तों, क्या हो रहा है? तुम सब गूस फैक्ट्री को टैग क्यों कर रहे हो? क्या तुमने उनका प्रमोशन नहीं देखा? गूस फैक्ट्री अपनी पुरानी चालों पर वापस आ गई है। कुछ ही देर बाद उस यूजर ने सीधे गालियां देनी शुरू कर दी। अरे, गूस फैक्ट्री वाकई बहुत बुरी है। पिछली बार उनकी साहित्यिक चोरी नाकाम रही थी और अब उन्होंने पूरा गेम ही कॉपी करना शुरू कर दिया है। हम अंधे नहीं हैं, हम तुरंत बता सकते हैं कि यह साहित्यिक चोरी है या नहीं। दोस्तों, मेरे पीछे आओ। चलो गूस फैक्ट्री पर हमला करते हैं। वे वाकई बहुत बुरे हैं। जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस बार सीईओ जू भी उनसे नाराज हो गए। कितने बेशर्म हैं कि सीधे नकल करने लगे। मैं इस आदत से बिल्कुल तंग आ गया हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि सीईओ जू ने लगातार 2 वीबो अपडेट पोस्ट किए। तो यही वजह है। ये वाकई असहनीय है। हम खिलाड़ियों का भी एक मुकाम है। बिल्कुल, आकाश हमारे लिए अच्छे गेम बनाने के लिए समर्पित है। फिर भी कुछ बड़ी कंपनियां अच्छा गेम बनाने पर ध्यान नहीं देती, वे बस नकल का सहारा लेते हैं। जैसे जैसे टिप्पणी अनुभाग में तेजी से गर्माहट बढ़ती गई, बड़ी भीड़ गूज फैक्ट्री के आधिकारिक वीबो पेज पर उतर आए और उन पर जमकर हमला करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ आधिकारिक वीबो नहीं था, गूज फैक्ट्री के गेमिंग डिवीजन से जुड़े किसी भी वीबो खाते पर आलोचना की बाढ़ आ गई थी। स्टूडियो बिल्डिंग। सीईओ लिन वर्तमान में एक डेटा रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे थे जब उनके सहायक ने दस्तक दी और अंदर प्रवेश किया। क्या हुआ? सीईओ लिन ने सिर उठाते हुए पूछा। सहायक ने तुरंत जवाब दिया, ये बुरा है सीईओ लिन। हमारे कई स्टूडियो के वीबो खातों के साथ साथ हमारे पूरे गेमिंग डिवीजन पर खिलाड़ियों के हमलों की बाढ़ आ गई है। ये सुनकर सीईओ लिन ने तुरंत पूछा, आखिर हुआ क्या? खबर सुनकर महाप्रबंधक लिन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। पूरे गेमिंग विभाग के वीबो अकाउंट्स पर बमबारी हो रही थी। इसका मतलब था कि उन्होंने कहीं न कहीं खिलाड़ियों को नाराज किया था। वरना खिलाड़ी आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ऑनलाइन कुछ शब्द ही गालियां देते। लेकिन इस बार क्या हो रहा था? वे असल में उन पर हमला करने लगे थे। इसकी वजह क्या है? महाप्रबंधक लिन अब शांत नहीं रहे और बेचैनी से पूछ रहे थे। यह उनकी स्थिति का सवाल था। अगर बड़ी संख्या में खिलाड़ी नाराज हो गए तो निदेशक मंडल उन्हें निश्चित रूप से उनके पद से हटा देगा या उन्हें किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर देगा। ये कंपनी की वजह से है, सहायक ने सावधानी से कहा। उसने पहली बार महाप्रबंधक लिन को अपना संयम खोते देखा था। कंपनी, आपका क्या मतलब है? कृपया खुद वीबो देखें, मैं इसे रिले करने में अच्छा नहीं हूं। महाप्रबंधक लिन ने आगे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला और वीबो चेक करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने विक्की द्वारा की गई पोस्ट देखी और उसे पढ़ने के बाद वे तुरंत क्रोधित हो गए। कंपनी, महाप्रबंधक लिन ने दांत पीसते हुए कहा। एक पोस्ट ने कंपनी को शिकार बना दिया और उनकी गूज फैक्ट्री हमलावर बन गई। अब खिलाड़ी उन पर हमला करने आ रहे थे। इससे उन्हें गुस्सा कैसे न आता? विक्की का कदम बहुत ही दुर्भावनापूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने शुक्रवार को अपनी रिलीज की घोषणा की, जबकि कंपनी का नया गेम गुरुवार को। क्या यह उन्हें फंसाने की कोशिश नहीं थी? लियू कैफेंग को बुलाओ। सहायक जल्दी से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद लियू कैफेंग अंदर आया। महाप्रबंधक लिन के गुस्से भरे भाव देखकर लियू कैफेंग भी हैरान रह गए। महाप्रबंधक लिन को क्या हो गया है? वे आमतौर पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माउंट ताई के ढह जाने पर भी आंख नहीं झपकाते। इस बार उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? क्या आपने कंपनी द्वारा किया गया पोस्ट देखा है? कौन सा पोस्ट? मैं गेम को ऑप्टिमाइज कर रहा हूं। महाप्रबंधक लिन ने फिर मॉनिटर लियू कैफेंग की ओर घुमाया ताकि वह उसे देख सके। इसे पढ़कर लियू कैफेंग ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये कदम इतना कपटी था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा कुछ करेंगे। अब खिलाड़ी हम पर हमला कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? लियू कैफेंग भी असमंजस में थे। महाप्रबंधक लिन ने फिर कहा, हम परसों लॉन्च करेंगे। आपको क्या लगता है? परसों? लियू कैफेंग के चेहरे के भाव बदल गए। ये बहुत तंग था, उनके पास अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनका अभी तक अनुकूलन नहीं हुआ था। क्या ये संभव नहीं है? क्या आपने नहीं कहा था कि इसे अभी लॉन्च किया जा सकता है? महाप्रबंधक लिन का चेहरा फिर से उदास हो गया। इसे खेला जा सकता है, लेकिन कुछ डेटा को अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। मैं इसे ज़्यादातर इन कुछ दिनों में पूरा कर सकता हूं, लेकिन 2 दिन कम होने पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई समस्या नहीं होगी। कोई बात नहीं, बस इसे लॉन्च कर दो। ऑनलाइन होने के बाद हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वे हमारे खिलाड़ियों को छीनना चाहते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि वे योग्य भी हैं या नहीं। अच्छा, कंपनी के पास एक नया गेम भी है, एक शूटिंग गेम। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? महाप्रबंधक लिन ने पूछा। शूटिंग गेम? लियू कैफेंग ने भौहें चढ़ाईं। इस तरह का गेम बनाना मुश्किल होता है। आमतौर पर इंजन इसे सपोर्ट करने में मुश्किल होते हैं, और इतने बड़े मैप के साथ उन्होंने इसे बनाना कब शुरू किया? चलो देखते हैं। अगर हम अपने प्रतिद्वंद्वी के खेल को पहले से जान सकें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। महाप्रबंधक लिन ने फिर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट खोली और क्रॉसफायर मॉड्यूल पर गए। क्रॉसफायर? क्या यह एक पॉइंट कार्ड गेम हो सकता है? नाम देखकर यह उन विदेशी खेलों जैसा लग रहा था जिनमें पॉइंट कार्ड सिस्टम होता है, जहां खिलाड़ी युद्ध की जीत तय करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरते हैं। अगर ऐसा होता तो बात आसान होती, क्योंकि गूज फैक्ट्री ने भी ऐसे ही एक गेम की नकल की थी, और उसका मौजूदा आकार भी छोटा नहीं था। रोजाना सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ थी। इसे एक छोटी सी सफलता माना जा सकता था, और डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि लियू कैफेंग थे। इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर कंपनी द्वारा बनाया गया गेम ऐसा ही है तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि जब उन्होंने उस विदेशी गेम की नकल की थी तब उन्होंने पहले ही काफ़ी रिसर्च कर ली थी। अपने चरम पर उसके 30 करोड़ से ज़्यादा खिलाड़ी थे। हालांकि अब उसकी लोकप्रियता कम हो गई थी, फिर भी उसके करोड़ों खिलाड़ी थे। महाप्रबंधक लिन के क्लिक करने पर बीच में एक सीजी था और उसके नीचे एक बड़े से प्री ऑर्डर पर लिखा था। चलो सीजी देखते हैं, शायद हम इस गेम की शैली समझ सकें। सीजी पर क्लिक करने पर एक लोडिंग पेज दिखाई दिया। नकाबपोश हेलमेट और नीले कपड़े पहने एक आदमी बंदूक लिए हुए, उसके बगल में एक आधा नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। दोनों टीम के साथी लग रहे थे। लोडिंग पेज को देखते हुए लियू कैफेंग ने कहा, इस पेज को देखकर लगता है कि यह एक आतंकवाद रोधी टीम होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सामने वाला पक्ष आतंकवादियों की एक टीम होनी चाहिए। फिर दोनों पक्ष किसी शहरी इलाके या किसी खास जगह पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। और इस तस्वीर में जिस बंदूक को इस किरदार ने पकड़ा हुआ है वह एक दुर्लभ हथियार होनी चाहिए। लियू कैफेंग ने अपनी समझ स्पष्ट की। महाप्रबंधक लिन ने भी सिर हिलाया। आखिरकार इस उद्योग में होने के नाते वह किसी भी चीज से पूरी तरह अनभिज्ञ तो नहीं हो सकते थे। वह भी लियू कैफेंग की बात से सहमत थे। लोडिंग पेज खत्म हुआ और वाइड एंगल शॉट एक जहाज पर वापस आ गया। लोडिंग पेज पर मौजूद लोगों में से एक के हाथ में AK-47 थी। यहाँ तक कि जो लोग शूटिंग गेम नहीं खेलते हैं वे भी इस बंदूक को जानते हैं, ये बहुत परिचित है। दृश्य में नकाबपोश व्यक्ति, जिसकी केवल आंखें दिखाई दे रही थीं, धीरे धीरे चल रहा था। इस बिंदु पर सीजी का दृष्टिकोण भी प्रथम पुरुष में बदल गया। गलियारे से बाहर निकलते ही सामने के बक्सों से मिट्टी के पीले कपड़े पहने एक आदमी निकला, उसे गोली मारने वाला था। नकाबपोश व्यक्ति ने तुरंत गोली चलाई, एक गोली निकली और इसी क्षण सीजी की गति धीमी हो गई और दृष्टिकोण गोली पर केंद्रित हो गया। धमाका! गोली ने सीधे सामने मिट्टी के पीले कपड़े पहने आदमी को मार गिराया और एक सुनहरी खोपड़ी का प्रतीक प्रकट हुआ। दृष्टिकोण नकाबपोश व्यक्ति पर वापस आ गया। पहली गोली चलाने के बाद सीजी में कदमों की आहट सुनाई दी और उसके बाद 2 और लोग बाहर कूद पड़े। नकाबपोश व्यक्ति ने सीधे एक मैगजीन पर गोली चला दी, जिससे उसके सामने खड़े 2 लोग घायल हो गए। लेकिन सीजी में फिर से कदमों की आहट सुनाई दी और आवाज बंद हो गई। दृष्टिकोण बदल गया और पास के एक कंटेनर से एक व्यक्ति निकला। नकाबपोश व्यक्ति की मैगजीन में अब केवल एक गोली बची थी। वह घूमा, एक गोली चली और उसके बगल वाले व्यक्ति के सिर में। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, गोली लग गई। आखिरी व्यक्ति मारा गया। कैमरा उस आदमी के सिर पर जूम इन हुआ, फिर उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, अपनी मैगजीन फिर से भरी और जाने के लिए मुड़ा। उसके जाते ही दृश्य फिर से बदल गया, जब तक कि उसका आकार धुंधला नहीं हो गया और अंत में एक लोगो दिखाई दिया। पहले कंपनी का लोगो, फिर क्रॉसफायर के 4 बड़े अक्षर दिखाई दिए, जिन पर फिर 2 गोलियां लगीं। फिर दृश्य फिर से बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी, गोलियों की आवाज और ग्रेनेड विस्फोट दिखाई दिए। अंत में युद्ध समाप्त, मिशन पूरा का संदेश दिखाई दिया। यहीं पर सीजी भी समाप्त हो गया। इस सीजी को देखने के बाद दोनों व्यक्ति चुप हो गए। एक सीजी से खेल की विषय वस्तु का अनुमान लगाने में सक्षम थे।
इस सीजी से क्रॉसफायर का गेम प्ले पिछले खेलों से अलग लग रहा था। आप क्या सोचते हैं? महाप्रबंधक लिन ने पूछा। लियू कैफेंग इस समय भौहें चढ़ा रहे थे। सच कहूं तो एक भी सीजी से ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीजी में जो दिखाया गया था वह एक नक्शा था और शायद उसका सिर्फ एक कोना, जिससे उनके शक की पुष्टि हो गई। बस कंपनी ने अपना तरीका बदल दिया था। आम शूटिंग गेम्स में आमतौर पर बाहरी इलाके और बड़े युद्ध क्षेत्र होते हैं। अगर शहर के नक्शे होते भी हैं तो वे आमतौर पर पूरे शहर को दर्शाते हैं, न कि सिर्फ सीजी में दिखाई गई नाव की जगह को। शायद ये बस एक छोटा सा टुकड़ा है और नाव नीचे तक फैली हुई है। अगर आप मुझसे पूछें तो नक्शे को देखकर लगता है कि इसमें कुछ नयापन है और आग्नेयास्त्र भी अपेक्षाकृत सरल लगते हैं। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसे समझना आसान होना चाहिए, जबकि ज्यादातर शूटिंग गेम्स में आमतौर पर सीखने की जरूरत होती है। लियू कैफेंग का आकलन सुनने के बाद सीईओ लिन ने भी सिर हिलाया। लगता है उन्होंने हमें परेशान करने के लिए ही इतना बेताब कदम उठाया है। सीजी तो पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। मानक शूटिंग गेम प्रमोशन खिलाड़ियों को उत्साहित करने वाले होते हैं, भले ही गेम की क्वालिटी कितनी भी खराब क्यों ना हो। लेकिन क्रॉसफायर को देखते हुए ये शूटिंग गेम औसत दर्जे का लगता है। मैं मानता हूं कि इस शूटिंग गेम की क्वालिटी औसत दर्जे की है, लेकिन अगर वे हमसे मुकाबला करना चाहते हैं तो करें। क्या उनमें सचमुच हमारी गूज फैक्ट्री से मुकाबला करने की ताकत है? सीईओ लिन की बातें सुनकर लियू कैफेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और मन ही मन बुदबुदाया, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। क्वालिटी साफ तौर पर काफ़ी अच्छी और आकर्षक है। इस तरह के शूटिंग गेम के लक्षित दर्शक आप जैसे अधेड़ उम्र के पुरुष नहीं हैं, इसलिए जाहिर है आपको यह मज़ेदार नहीं लगेगा। चूंकि ऐसा है, इसलिए अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने लॉन्च को तय समय पर जारी रखेंगे और उनकी परवाह नहीं करेंगे। सीईओ लिन पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे थे। लियू कैफेंग अभी भी बोलना चाहते थे, लेकिन सीईओ लिन के हाव भाव देखकर उन्होंने अपनी बात दबा ली। समझ गया सीईओ लिन, मैं अगले कुछ दिनों में इन बग्स को ठीक करने और डेटा को और बेहतर बनाने के लिए ओवरटाइम करूंगा। सीईओ लिन के कार्यालय से निकलते हुए लियू कैफेंग ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि इन नेताओं ने गेम की गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं दिया और केवल अपनी गरिमा बनाए रखने की परवाह क्यों की। वे शुक्रवार को लॉन्च करने के लिए सहमत हुए थे और उन्होंने अपने समय की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। अब सब कुछ फिर से व्यवस्थित करना था। अगले दिन किसी ने दोनों खेलों के लिए प्री रजिस्ट्रेशन संख्याएं ऑनलाइन जारी कर दीं। गूज फैक्ट्री का नया गेम वॉर ऑफ द लिमिटलेस कल 16 घंटों में 30 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गया। क्रॉसफायर की बात करें तो ये पहले ही 13 मिलियन तक पहुंच चुका था। हालांकि यह वॉर ऑफ द लिमिटलेस जितना ज्यादा नहीं था, फिर भी यह उत्कृष्ट डेटा था। गूज फैक्ट्री के नए गेम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि यह उनका पहला फ्री टू प्ले गेम था। लीजेंड की सफलता के साथ, जो कि पहला फ्री टू प्ले गेम था, खिलाड़ियों ने यह मान लिया था कि चूंकि इसे गूज फैक्ट्री ने विकसित किया है, इसलिए इसकी गुणवत्ता निश्चित रूप से उच्च होगी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये दोनों कंपनियां समान स्तर पर नहीं हैं, वास्तव में वे दुनिया से अलग हैं। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि खिलाड़ी प्रतिक्रिया दे पाते, प्रकाश स्टूडियो ने एक बार फिर घोषणा की कि लॉन्च का समय बुधवार को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि वॉर ऑफ द लिमिटलेस कल दोपहर में खेलने योग्य होगा। जिन खिलाड़ियों ने लीजेंड नहीं खेला था, वे अभी भी गूज फैक्ट्री के पहले फ्री टू प्ले गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गेम के लॉन्च से 2 घंटे पहले दोनों खेलों का डेटा एक बार फिर तुलना के लिए जारी किया गया। वॉर ऑफ द लिमिटलेस 63.31 मिलियन, क्रॉसफायर 28.71 मिलियन। अंतर बहुत बड़ा था। क्रॉसफायर के पास इतने सारे प्री रजिस्ट्रेशन होने का कारण बस इतना था कि वे गूज फैक्ट्री के ट्रैफिक का फायदा उठाना चाहते थे और इस प्रक्रिया में उन्हें परेशान करना चाहते थे। चोरी होने के बाद कौन शांत रह सकता है? दोपहर होते होते प्री रजिस्टर्ड खिलाड़ियों ने गेम डाउनलोड करना और खेलना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद सीईओ लिन मीटिंग रूम में बैठे थे। उनके बगल में लियू कैफेंग बैठे थे और दिन भर के डेटा की समीक्षा कर रहे थे। आधे घंटे के बाद ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 11 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा ये संख्या अभी भी बढ़ रही थी। हर बार जब डेटा रिफ्रेश किया जाता था तो हजारों खिलाड़ी जुड़ जाते थे। ये डेटा देखकर सीईओ लिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। सिर्फ आधे घंटे में ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 10 मिलियन से ज्यादा होना प्रभावशाली था। हालांकि यह एक मुफ्त गेम था, फिर भी इसमें कई पेड सुविधाएं थीं, हालांकि शुरुआत में ज्यादा उपलब्ध नहीं थीं। जब से उन्हें लीजेंड के बारे में पता चला, तब से वे हमेशा इसके आइटम्स से कमाई करने के तरीके पर हंसते रहे थे। लीजेंड में केवल कुछ ही छोटे पेड आइटम्स थे और कुछ खिलाड़ी बिना पैसे खर्च किए भी कामयाब हो सकते थे। लेकिन जब उनके अधीनस्थों ने स्थिति को समझा तो उन्होंने अपने सुझाव दिए और कई प्रमुख मुद्रीकरण बिंदु प्रस्तावित किए। उदाहरण के लिए, पहली खरीदारी पर केवल 1 दिन का बोनस लागू करना, जिसमें दी जाने वाली वस्तुएं बेहद किफ़ायती हों।
पहली खरीदारी करने से आगे की प्रगति, कहानी और बाकी सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। अगला था उपकरणों का मामला। उन्होंने पहले ही कई उच्च स्तरीय उपकरण जारी कर दिए थे और थोड़े घटिया उपकरण इन गेम मॉल में खरीदे जा सकते थे। हालांकि उन्हें खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे और एक अच्छी खासी रकम खर्च करने की ज़रूरत थी सिर्फ खरीद के लिए। सीमा 3000 थी। दूसरे शब्दों में, अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते थे तो आपको बस 3000 खर्च करने थे और आप तुरंत हथियार हासिल कर सकते थे और हत्याएं शुरू कर सकते थे। उनका सिद्धांत था, चूंकि आपने हमारे गेम में पैसे खर्च किए हैं, इसलिए आप हमारे ग्राहक हैं और स्वाभाविक रूप से आपको उन खिलाड़ियों को धमकाने का हक है जो पैसे नहीं देते। चूंकि यह मुफ्त था, इसलिए उन्हें सशुल्क सुविधाएं शामिल करनी पड़ी, वरना वे पैसे कैसे कमाते। 1 घंटे बाद ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 20 मिलियन तक पहुंच गई, जिसने वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले घरेलू स्तर पर किसी भी गेम ने यह आंकड़ा कभी हासिल नहीं किया था। मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग मुस्कुरा रहे थे क्योंकि संदर्भ का यह प्रयास बेहद सफल रहा। यह भी संभव था कि साहित्यिक चोरी मूल गेम को खत्म कर दे, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी, क्योंकि लीजेंड के पास अब अपना एक स्थापित खिलाड़ी आधार और वफादार प्रशंसकों का एक समूह था। यही उनकी नींव मानी जाती थी। दोपहर भर ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती रही और काम खत्म होने तक 40 मिलियन तक पहुंच गई। ये ट्वाइलाइट वर्ल्ड के पिछले आंकड़ों से कहीं बेहतर लग रहा था। ऑपरेशन सुपरवाइजर तो उस दिन के मुनाफे के आंकड़े भी बताने आए थे। 40 मिलियन खिलाड़ियों में से लाखों ने खरीदारी करने का विकल्प चुना। उन्होंने ज्यादातर पहली खरीदारी के बोनस को चुना और चून की कीमत कम थी, सिर्फ 6 युआन। इसका मतलब था कि उन्होंने सिर्फ पहली खरीदारी से ही करोड़ों कमाए। कुल राजस्व लगभग 30 मिलियन तक पहुंच गया। सीईओ लिन ने यह सुनकर संतोष से सिर हिलाया। इस एक दिन का मुनाफा कुछ छोटी कंपनियों के पूरे साल के मुनाफे से भी ज्यादा था। फिर वह चले गए। अगले दिन का इंतजार करते हुए वह जानना चाहते थे कि मौजूदा आंकड़े कैसे चल रहे हैं और क्या खिलाड़ियों की संख्या 50 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। कल हमारे आंकड़े कैसे थे? सीईओ लिन ने मीटिंग के दौरान पूछा। ऑपरेशन सुपरवाइजर ने आंकड़े देखे, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। हमारे कल रात के आंकड़े थोड़े गिर गए। इसके अलावा यूजर रेटिंग भी गिर गई। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।